हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल मैथ्स विथ डियर विनोद सर पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रोजगार विथ अंकित गुरुजी का। हमारे आदरणीय गुरुजी हैं। तो रोजगार विथ अंकित गुरुजी के चैनल पर, मतलब जो उनके ऐप पर ग्रुप डी की वो मॉक टेस्ट डालते हैं, तो उसको मैंने हल किया था, कल शाम को किया था। तो 62 नंबर आया था, ज़्यादा खास नहीं आया था। और उसी को मैं आप एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एकदम इसमें बहुत अच्छा से कंटेंट लगाए हैं गुरुजी ने। और क्या है, इस समय का जो भी करंट अफेयर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आरआरसी ग्रुप डी यही वाला खोलते हैं। यही जो 20 फरवरी 2022 ऊपर वाला है, यही मैंने आज सुबह अटेम्प्ट किया था। और उसको अब मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट को दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, देखिए ये ओवरव्यू है। योर स्कोर यानी मेरा स्कोर देखिए, आपका ये 62 नंबर आया हुआ है, जिसमें दोस्तों 68 सही है और 16 ठो गलत हो गया। तो इतना गलत नहीं करना है आप लोगों को। और इसीलिए आप 2 महीना का जो भी 2.5 महीना का टाइम है, अभी से तैयारी करते रहिए, ताकि गलत जो क्वेश्चन होते हैं आप बहुत कम करो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दिखाते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो वही है, दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेक्ट वाला पूरा क्वेश्चन का, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग सब कुछ है। पहले करेक्ट क्वेश्चन का कर लेंगे, उसके बाद उसका इनकरेक्ट कितने हुए हैं वो करेंगे। उसके बाद जितना अनअटेम्प्ट मैंने किया है वो भी हम एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, जनरल अवेयरनेस यानी जीए को देखते हैं। जीए के ये देखिए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, शायद मेरा 13 ही सही है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाना चाहिए, और भारतीय संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, इसमें देखिए आगे में दिया है आपका जनतंत्र, ये अम्बेडकर के सच्चाई, धर्मनिरपेक्षता, ये सब कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता क्या था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये प्रस्तावना में इसको लाया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर हो गया पहला वाला सही। तो एनालिसिस के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, यानी दूसरा वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। ठीक है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। दोस्तों, ये मुझे भी नहीं याद था कि तारे किससे बने होते हैं, लेकिन इतना याद था कि सूर्य किससे बने होते हैं। सूर्य किससे बना हुआ है, तो मुझे पता था कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बना है सूर्य, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 70 से 90% होता है और हीलियम 10 से 30% तक होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता था सूर्य के बारे में, और सूर्य भी एक तारा ही होता है, वही समझ के मैंने इसको लगाया था। अब तुक्का समझ लो चाहे जो भी समझ लो, लेकिन सही हो गया है। ठीक है, तो आगे यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम में 10 से 30% तक रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको कौन नहीं जानेगा। अवध मतलब जहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था, अयोध्या, उसको प्राचीन नाम में कोसल कहते थे, लेकिन अब वहाँ से नहीं लिया गया है ये। यहाँ पे नीचे आइए दिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में विभाजित था। भारतवर्ष जो था 16 महाजनपद में विभाजित हुआ था। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में, जिसे फैजाबाद जिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अरब सागर भारत के किस
किस दिशा में स्थित है? तो अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गुजरात होता है आपका, ये इंडिया जैसे हो गया, तो मान लीजिए इंडिया का नक्शा हो गया, तो अरब सागर इधर साइड है, यानी यहाँ पे ये सागर सब अरब सागर है, और ये आपका हिंद महासागर है, इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत से किधर दिशा है ये अरब सागर? तो भारत से ये पश्चिम की दिशा है, क्योंकि ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या अरब सागर कहाँ हो गया? भारत से पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, चलिए अगला कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद आपको 5 ईयर का होता है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, नहीं तो वो 6 वर्ष हो जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, किंतु इन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के मौर्य का बेटे का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। लेकिन हाँ, अशोक क्या था? अशोक का सबसे बड़ा भाई यानी बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था सुसीम, जो कि सुसीम का वो ये चचेरा भाई कह रहे हैं कि मतलब कि सौतेला भाई था अशोक, ठीक है। सुसीम का सौतेला भाई अशोक था, क्योंकि बिंदुसार के 100 मतलब कि कहा जाता है इतिहास में कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार कर राजा बना हुआ था। यानी कहने मतलब बिंदुसार कई शादी किया था, उससे बच्चे मतलब लगभग 100 के आर पार ही पैदा कर दिया था। तो इतिहास में कहा जाता है कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार के बना था राजा, ठीक है। तो आइए अब नीचे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या है कि सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी गद्दी पर बैठा तथा जब बैठा था तब वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। और सुसीम मौर्य जो हैं शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो 269 में मगध की गद्दी पे बैठा था। और अशोक जो है, अशोक महान कहा जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, बहुत खतरनाक। उस युद्ध का नाम क्या है? तो उस युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, जो कि आज के समय वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कलिंग युद्ध जिसको कलिंग युद्ध कहते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध इन्होंने 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग का युद्ध, उसमें बहुत नरसंहार हुआ था। बहुत लाखों करोड़ों का बेबसों लोगों का, औरतों का, लड़कियों का, बूढ़े जो नौजवान सभी का ब्लड एकदम नदियों की धार की तरफ बह रहा था। तभी से अशोक ने प्रण ले लिया, तलवार रख दिया। तब से वो क्या कर लिया? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है, राजा छोड़ के। इसीलिए इतिहास में अशोक को क्या बोला जाता है? इसीलिए अशोक को क्या बोला जाता है? आपका अशोक महान बोला जाता है तभी से, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन अगला कर रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश होता है फ्रांस। क्या होता है? फ्रांस, जो सन 1954 ईस्वी में फ्रांस ने अपनाया था जीएसटी लागू। तो जीएसटी एक टैक्स होता है। जीएसटी का फुल होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों। और जीएसटी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले विश्व में फ्रांस ने लागू किया था अपने देश में सन 1954 ईस्वी में। और भारत ने 1 जुलाई 2017 में, भारत में यह 1 जुलाई 2017 में आया है जीएसटी, तभी से भारत में। और सबसे पहले भारत में कौन सा राज्य
कौन से राज्य में लगा था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को, देखिए दोस्तों ये हाल में बहुत ही फेमस है, ये करंट अफेयर है। रूस और किस देश के बीच में तनाव बढ़ने के कारण भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन और रूस का बहुत बड़ा खतरनाक युद्ध चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई युद्ध नहीं है, रसिया युद्ध नहीं करना चाहता है। रसिया, ये जो यूक्रेन है वो रसिया का ही एक भाग है, जिसको रसिया का कहना है कि यूक्रेन भाई तुम नाटो का सदस्य मत बनो। और रसिया ने नाटो से भी कहा था कि तुम यूक्रेन को मत बनाओ, क्योंकि मैं विस्तार करना चाहता हूं और यूक्रेन को मैं अपने में मिलाना चाह रहा हूं। तो ये नहीं मान रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए वो युद्ध हो रहा है। नाटो क्या होता है दोस्तों, नाटो आपको पता होना चाहिए, नाटो एक होता है संगठन होता है। क्या होता है नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होता है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये उत्तरी जितने भी देश हैं उनका ये व्यापार का एक संगठन होता है, जिसमें इसका ये मतलब होता है जो भी नाटो का सदस्य बन जाता है, जो देश नाटो का सदस्य बन जाता है, अगर उस पर कोई युद्ध देश में करता है, यानी जितने भी सदस्य नाटो में हैं, नाटो के किसी भी देश पर कोई अगला देश युद्ध कर रहा है, तो नाटो में जितने भी देश होंगे सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। इसीलिए क्या कह रहा है, इसीलिए यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया कि धोखा दे दिया इनको, यूक्रेन को। हाँ, बोला कि चलो तुम लड़ो, मैं पीछे से हूँ आपके साथ, लेकिन बाद में पीछे देखा यूक्रेन तो पीछे अमेरिका है ही नहीं, और पीछे भी रसिया के सैनिक लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब, अमेरिका का कहना क्या है, मेन मुद्दा दोस्तों ये है कि अमेरिका क्या है, अपना हथियार सिर्फ बेचना चाहता है। वो दो लोगों में युद्ध लड़वा के हथियार अपना सप्लाई करता है, ठीक है। वैसे भी अमेरिका इसलिए साथ नहीं दे रहा है क्योंकि ये नाटो, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं है, सदस्य बनने के लिए तैयार था, इसलिए सब हो रहा है। अगर ये सदस्य होता तो सारे देश इसके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी दिवस हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तभी से सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू ने भारत का राजभाषा कहा था, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए थे, और तभी से ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाने लगा, ठीक है। और सबसे पहले हमारे भारत में 14 सितंबर 1953 में सबसे पहले ये हिंदी दिवस क्या होता है, मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके और किस कि क्या कह रहा है, ऑप्शन है मान लीजिए में स्थित, यानी डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम आंसर है। क्या है, सिक्किम आंसर है। कंचनजंगा का कुछ भाग नेपाल में लगता है और नेपाल में होता है, और कुछ भाग सिक्किम में होता है, जो कि सिक्किम में बचा हुआ है। अब ये विश्व का तीसरा चोटी है, ऊंचा चोटी है, और पूरे विश्व का दूसरा चोटी आपका ये है केटू गार्डिन आस्टीन, जो कि भारत में केटू गार्डिन आस्टीन सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू गार्डिन आस्टीन, केटू गार्डिन कर रहे हैं, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपकी सिक्किम है, जो कंचनजंगा में स्थित है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये देखिए पढ़ लीजिए इसको। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका कुछ भाग नेपाल तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम पड़ता है, जबकि गार्डियन आस्टीन केटू पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि टाटा एंड सन्स चेयरमैन निम्नलिखित में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त कर दिया। तो आपका आंसर होना चाहिए एन चंद्रशेखरन। पिछले 2017 में उनको बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इनको फिर से 5 साल के लिए क्या किया, नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही सब लिखा है। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों गंगा की सहायक नदी यमुना भी होती है,
गोमती भी होती है। कोसी नदी जो बिहार का शोक नदी इसको कहा जाता है। ये मानस नदी नहीं है, मानस नदी नहीं है क्योंकि मानस जो नदी होती है ना दोस्तों, वो आपके भूटान और उड़ीसा के बीच में, उड़ीसा करें भूटान और सिक्किम के बीच में ऐसे बहती है ये मानस नदी। तो इसे गंगा, क्योंकि उत्तरी भारत में है गंगा, तो गंगा की ये नहीं होगी। तो आइए एनालिसिस पढ़ा देते हैं आप लोगों को। इसमें लिखा भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु नदी, मध्य भारत में गंगा और उत्तर पूर्व में भारत में उपस्थित ब्रह्मपुत्र नदी तथा प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली हैं। ठीक है, तो यमुना ज्योति गंगा नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। यमुना नदी, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती और सोन नदी, ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। लेकिन मानस नदी दक्षिणी भूटान में बहती है और हमारे असम राज्य में, सिक्किम हमने थोड़ा सा गलती से कर दिया, असम में बहती है। किस में बहता है? असम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति को कौन नहीं जानता है? गौतम अडानी है, जो कि सबसे पहले पे होते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहले हैं एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं, लेकिन ये एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं गौतम अडानी, जिनके पास लगभग कितना रुपए है आप लोग देख सकते हैं, 8825 करोड़ डॉलर रुपए हैं इनके पास। डॉलर हैं आप जिसमें कह सकते हैं 6.61 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति विश्व के 10वें नंबर हैं और हमारे एशिया के सबसे पहले अमीर आदमी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहे पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 पे एलन मस्क हैं। कौन है? सबसे एलन मस्क हैं, ये एलन मस्क हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इतना ही ये है, 20 क्वेश्चन था दोस्तों। 20 में मेरा ये 13 हो जाए शायद सही है, और इसमें कुछ गलत भी क्वेश्चन है। गलत भी क्वेश्चन जो हुए हमसे वो भी आपको दिखाते हैं। वो कहाँ पे है? यहाँ पे देखेंगे इनकरेक्ट में, जनरल अवेयरनेस में। तो देखिए यही गलत क्वेश्चन हुआ था, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा था कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एनडीपी का फुल फॉर्म। तो मैंने मार दिया क्या? नेशनल डोमेस्टिक प्राइस, और गलती हो गया। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? अब तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य हमको याद नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज था, इसलिए हमने कथकली मार दिया, जो कि कथकली आपका क्या होना चाहिए? केरल का होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका होना चाहिए, राइट आंसर आपका ये है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कारगम। तमिलनाडु का ये लोक नृत्य है। ये कुडियाट्टम और ये यक्षगान ये केरल का है। ये कहाँ का है? केरल का है। नीचे देख लेते हैं, नीचे देखिए कारगम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यक्षगान कर्नाटक का है। कुडियाट्टम और कथकली केरल के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या गलत हुआ था? किसको नहीं पता होगा कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये भी मैंने गलत कर दिया। कैसे? देखिए हाल ही में, लेकिन ये जीके का देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, यानी जितना अवशोषित कर रहा है उससे ज़्यादा कार्बन पैदा कर रहा है। तो ये असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। हमसे गलत हो गया था, मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसमें पूछा था कि भारत का सबसे पहला पीको उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला पीको उपग्रह आपका स्टडसैट, याद होना चाहिए स्टडसैट। हमसे गलत हो गया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। बस यही 4 क्वेश्चन गलत है, 13 4 17, और 3 ठो मैंने क्या किया, 3 ठो मैं अनअटेम्प्ट किया। भाई ज़्यादा गलत नहीं करना चाहिए, फिर भी किसी भी तरह करते रहो, कुछ तो गलत हो ही जाता है, पता नहीं किस तरह से। तो ये तो इनकरेक्ट है। अनअटेम्प्ट में 3 ठो हुआ है, उसको दिखा देते हैं। इसमें था क्या? कुसुम योजना। क्या था? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है? तो आपको पता होना चाहिए। तो नाम सौर खेती को, किसको? सोलर फार्मिंग को कुसुम योजना बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखते हैं कुसुम योजना, जो कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसानों के लिए सौर कृषि पर आधारित योजना है। यह कुसुम योजना केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लाया गया था। ठीक है,
आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना था। तो सिक्किम देखिए 1975 में भारत का राज्य बना था। 35वां संविधान देखिए सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन सन 1974 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण रूप से इसे भारत के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम भारत का राज्य कब बना, 1975 में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके पास होता है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। ठीक है, आगे बस यही है और ये जीके का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, साइंस का कर लेते हैं या फिर जो भी, तो जनरल साइंस ही है तो जनरल साइंस ही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जनरल साइंस का। जनरल साइंस भी ठीक ठाक हुआ है। इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखो दोस्तों, मैं पहले सही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद जितना मुझसे गलत हुआ है वो करवाऊंगा, जो अनअटेम्प्ट किया हूँ नहीं छुआ हूँ उसको भी मैं करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा कि डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित किस पर आधारित था। तो नियत अनुपात नहीं था, गति का संरक्षण नियम था, द्रव्यमान संरक्षण, ये सब आइंस्टीन के है। तो रासायनिक संयोजन से डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों आपको पता नहीं चाहिए, सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1808 ईस्वी में 8 परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये किससे हैं, इनका रासायनिक संयोजन से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर नियम आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में इन्होंने 1808 ईस्वी में बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है और रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक निश्चित अनुपात का नियम। देखिए दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है कि रासायनिक समीकरण रहेगा, जितना क्या रहेगा अभिकारकों का द्रव्यमान रहेगा उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों बराबर होते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो द्रव्यमान होता है उसका न तो ह्रास किया जाता है न तो सृजन किया जा सकता है, और द्रव्यमान दोनों तरफ क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ग्रुप डी के लिए। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई मतलब उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इसमें पावर पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। तो शक्ति के लिए हम लोग क्या शक्ति का क्या सूत्र होता है, P बराबर हमारा होता है E मतलब ऊर्जा बटे T यानी ऊर्जा। पहले P बराबर E बटे T होता है, नहीं ऊर्जा बटे समय। तो हमें पहले ऊर्जा निकालना आना चाहिए। ऊर्जा इसमें स्थैतिक ऊर्जा निकालेंगे। तो स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, मतलब स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, PE जिसको दिखाते हैं, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्या निकालते हैं, mgh। दोस्तों एनर्जी क्या निकल जाएगा, m कितना है 50 kg। पहले हम ये ऊर्जा निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम शक्ति को निकाल पाएंगे। तो m यानी दोस्तों 50 kg है, तो m की जगह हो गया। अब दोस्तों इसमें mgh ऊंचाई को पहले हम आपको हल करके दिखा देते हैं। हल कैसे करना होगा, इसमें देखिए 40 सीढ़ियाँ क्या है दोस्तों, 40 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ रहा है। और प्रत्येक सीढ़ी कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है। तो पूरा कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 600 सेंटीमीटर का है। 600 सेंटीमीटर का है। तो दूरी को हम ऊंचाई को किस में करना है, हमको मीटर में करना है। तो 600 सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो यानी कहने का मतलब 6 मीटर आ जाएगा। तो h की जगह हम 6 मीटर रखने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के क्या आ जाएगा हमारा, mgh होता है। क्या होता है, mgh। तो m क्या है आपका 5 kg। g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। ये क्या होता है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये कांस्टेंट होता है। तो 10 हो गया, इसमें दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा 10 तभी 10 रखेंगे, नहीं तो 9.8 होता है रखते हैं। अब h का मान भी हमने क्या निकाला था, 6 मीटर। क्या निकाला था, 6 मीटर। तो आपका क्या निकल के आएगा, 5 धामे 50 और 50 छक्के 300 जूल। क्या, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल।
तो आपका ऊर्जा निकल के आया जूल 300 जूल हो गया। लेकिन हमें यहाँ पूछा क्या है दोस्तों, पूछा क्या है, शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है, स्थैतिक ऊर्जा बटे में समय। तो कितना था 300 जूल, कितना था 300 जूल और बटे समय कितना दिया है दोस्तों, समय 9 सेकंड दिया। कितना दिया है 9 सेकंड। तो बस 9 से काट दीजिए, भाग दीजिए, 9 से भाग दे देंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 बचा यहाँ 30 हो गया, फिर 9 त्रिक 27। तो दोस्तों आपको फिर एक बच्चे यहाँ 0 है, 3 बचा, 9 त्रिक 27, तो 333। तो कई ऑप्शन है, पॉइंट करेंगे तो 3 आता ही रहेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 33.33 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस में क्या देखोगे, जो हमने बताया वही तो आपको कार्य बटे समय वही लगाएंगे सूत्र, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या, चलिए आगे निकालते हैं। तो आगे करेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, अपघटन जो होता है किसी भी रासायनिक समीकरण में, जितना हम क्या करते हैं प्रोडक्ट डालते हैं उतना उत्पाद नहीं निकल जितना हम अभिकारक लाते हैं उतना उत्पाद नहीं निकल पाता है, कमी हो जाती है, उसको अपघटन बोलते हैं। तो ये आपका रासायनिक हो गया। ठीक है, पूछा क्या, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, उल्टा ऑक्सीकरण भी आपका रासायनिक है, हाइड्रोलिसिस भी ऑक्सीकरण रासायनिक है। ये गुरुत्वाकर्षण जो है फिजिकल होता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा था। ठीक है, ये ग्रेविटी है हमारा, जो पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है एक बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तीनों रासायनिक हैं, गुरुत्वाकर्षण फिजिकल होता है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा दूँ और भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया होती है, हमने बताया आपको। भौतिक परिवर्तन से क्या होता है, पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में परिवर्तन होते हैं। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूट जाना, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन नया पदार्थ जो प्राप्त करता है। तो ये है आपका भौतिक, और जो नया पदार्थ परिवर्तित कर देगा वो बन जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो भिन्न होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना वगैरह से रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पित्त बाइल जूस अंग्रेजी में कहते हैं, और पित्त कहाँ पे बनता है, आपके यकृत यानी लीवर में बनता है। ठीक है, तो लीवर में बनता है। तो पित्त का मेन काम क्या होता है, पायसीकरण। क्या होता है, पायसीकरण। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, यकृत यानी लीवर एक सहायक पाचन ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है, बाइल जूस का। और पित्त एक क्षारीय यौगिक होता है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। ठीक है, तो आगे वाला देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कौन नहीं जानता है, कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश किसे कहा जाता है, जब किसी भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसमें एक गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसको आवेश कहते हैं। आदान प्रदान गुण क्या होता है, एक दूसरे को खींचने लगता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, तो उसी को चार्ज यानी आवेश कहा जाता है, जिसके बेंजामिन फ्रैंकलिन कूलॉम ने सर्च किया था, खोजा था। इसलिए ऐसा ही विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन ताप का मात्रक होता है। किलोग्राम तो किसी का द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल यानी व्हेल मछली स्तनपायी है। व्हेल और ये जो शार्क होती हैं सब मछली नहीं हो जाएंगे, ये सब इसको स्तनपायी बोला जाता है, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अफ्रीकी हाथी नहीं है, न दरियाई नदी घोड़ा या नहीं है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लू व्हेल। आइए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। सबसे
ऊंचा जानवर जिराफ होता है, लेकिन ब्लू व्हेल क्या होता है आपका स्तनपायी होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? तो कौन नहीं, किसको नहीं पता, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है, जो आपके वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जिसमें आपको दिखाता है कि ये 60 पे जा रहा है, ये 90 पे जा रहे हैं, ये 130 पे उड़ा रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये वोल्टमीटर आपको बताया, ये वोल्टमीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों? वोल्टमीटर विभवांतर का। ये वेलोमीटर तो पता नहीं, लेक्टोमीटर होता है दोस्तों, दूध के नापने का यंत्र जो होता है उसको हम लेक्टोमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया ज़्यादा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 को अमोनिया कहते हैं। उसमें ये जो नाइट्रोजन होता है उसकी संयोजकता पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 7 होते हैं। इसी की संयोजकता निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? 2, और अंतिम कक्षा में 5 बनेगा। दोस्तों आपको संयोजकता निकालने आता है कि नहीं? संयोजकता ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा याद रखना दोस्तों। मैं आज बता दे रहा हूँ कि संयोजकता क्या होता है। दोस्तों अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, 4 हो या 4 से कम हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। मान लो किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही संयोजकता हो जाएगी। 3 है तो 3 ही हो जाएगी। 4 है तो 4 हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब भी उसके अंतिम कक्षा में 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी को 8 में से घटाते जाएंगे। तो यानी जब अंतिम कक्षा में 5 है तो 8 में से 5 घटाओगे 3, 8 में से 6 घटाओगे इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 आएगा, 8 में 7 घटाओगे इसका 1 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 आएगा। दोस्तों अंतिम कक्षा हमेशा अष्टक पूरा होना चाहिए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? 8 से घटाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयोजकता निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है। और इसमें क्या दिया है? मास प्रति यूनिट किसकी वॉल्यूम है? ठीक है, किसकी वॉल्यूम है? तो देखो बल क्या होता है? बल तो दूसरा ही कुछ कार्य, घनत्व या दबाव, प्रेशर वगैरह घनत्व होता है। वॉल्यूम प्रति मास प्रति या द्रव्यमान प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है किसका? घनत्व का। आगे क्वेश्चन, आगे क्या दिया है? शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण के लिए परिमाणित है? तो आपको पता होना चाहिए ये सब कब होते हैं? जब निषेचन होगा, पुरुष लिंग मतलब पुरुष और एक स्त्री में जब निषेचन होता है उसके बाद ही युग्मनज, और आपका नर्मदा के बाद ही, ये निषेचन क्रिया के बाद ही होता है ऐसा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। युग्मक यूकैरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका है जिसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है दोस्तों, ये देखिए न्यूमेरिकल फिर से आ गया, कह रहा है कि 20 kg द्रव्यमान। दोस्तों इसमें जो दिया है उसको लिख लो। द्रव्यमान मास से दिखाते हैं, m से क्या दिया है? 20 kg दिया है। चलो लिख लेते हैं। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी त्वरण क्या है इसमें? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उस पर लगने वाले बल का मात्रक निकालना है। बल क्या होता है दोस्तों? हमेशा बल होता है जब द्रव्यमान और त्वरण दिया है तो सूत्र होता है बल गुणित बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम भी फॉलो करता है। तो ध्यान दीजिएगा, बल क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका त्वरण के गुणनफल के बराबर बल होता है। इसमें हमें बल निकालना है, तो बल कैसे निकालेंगे? बल का सूत्र आपको पता है, बार बार लिखो तभी याद हो जाएगा, बराबर ma। तो बल क्या हो? तो बराबर m कितना है दोस्तों? 20 इंटू a कितना है दोस्तों? यानी आपका क्या है? त्वरण 4 है तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा न्यूटन, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ भी वैसे ही कुछ निकाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या दे रखा है? नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो आपको अभी जस्ट बताए थे, नाइट्रोजन में 7 क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी का हम परमाणु क्रमांक निकालते हैं। तो क्या होता है? नाइट्रोजन में 7 होते हैं। और 5 किसका होता है दोस्तों? 5 होता है आपका बोरान का। बोरान ही है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान।
बोरान का, हाँ बोरान का है ये। अब ये 14 इसका क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है, 11 क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि खट्टे फलों के लिए कौन सा स्रोत माना जाता है, तो खट्टे फलों के लिए विटामिन सी एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों के लिए बहुत अच्छा ही स्रोत माना जाता है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं खट्टे रसदार फल, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, नारंगी, नींबू वगैरह खट्टे चीज़ क्या होते हैं, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग कहते हैं, जो ये न्यूटन के दूसरे नियम पे लागू होता है। P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी, m द्रव्यमान है, v वेग है, और P मोमेंट यानी संवेग होता है। तो संवेग के गुणन द्रव्यमान और साफ शब्द दिखाते हैं, साफ शब्द दिखाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। चलिए नीचे भी देख लेते हैं हम लोग आप। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी मुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नाम से, मोजले। कौन नहीं जानता, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले मेंडलीव, इन्होंने क्या, इनका फेल हुआ था। सबसे अष्टक का सिद्धांत, वो भी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, वो भी नियम पारित नहीं हो पाया, मतलब ठीक ठाक से। तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या दिया है कि सन 1869 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया, किंतु 1913 में कि पूरा नियम नहीं हो पाया, किंतु 1913 में एमजे मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त, ध्यान दीजिए, जो परमाणु भार के अनुसार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया था, यानी मोजले मेंडलीव में परमाणु भार का किया था, न्यूलैंड ने भी किया था, और डोबेराइनर ने डोबेराइनर का तो एक अलग ही था, जिसको त्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रिक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, किनारे और किनारे का एवरेज, यानी ये तीन तत्व लिए थे, इस किनारे का एवरेज, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते थे, तो तीसरा वाला तत्व होता था, वो आपका किसका है, डोबेराइनर का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपके 1913 में मोजले ने किसमें दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, जो कि नियम फॉलो हो गया। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या माना जाता है, एमजे मोजले का माना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV का फुल फॉर्म, दोस्तों HIV का फुल फॉर्म कौन नहीं जानेगा, क्या होगा किसी को तभी वो जानेगा। क्या, H मतलब ह्यूमन, H होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, V मतलब वायरस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है, क्या है पढ़ लो। तो अब देखिए, यही दोस्त मेरा क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है सही नहीं था, तो देख लेते हैं कितना क्वेश्चन सही था। अब हम इसमें जिसमें साइंस में गलत क्वेश्चन हुआ है उसको करते हैं। तो अब गलत वाला क्वेश्चन जनरल साइंस का ठीक ठाक हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हुआ था, पता नहीं कितना किए। अनअटेम्प्ट कितना है, सॉरी अनअटेम्प्ट कितना है जनरल साइंस में, यानी 1 2 3 4 ये नहीं किया हूँ, 5 गलत है, 5 4 9, यानी पूरा मिला के शायद 15 या 16 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, गलत वाले क्वेश्चन करते हैं। तो गलत वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तरंग दैर्घ्य हमने मारा था, तरंग वेग होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चल देख लेते हैं। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, उस वस्तु का क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत है, मच्छर या छिपकली। जो लिजार्ड होते हैं, छिपकली का अध्ययन जो किया जाता है उसको सेरोलॉजी कहा जाता है। तो नीचे देख लेते हैं। तो
नीचे क्या है, नीचे दिया गया है कि सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, एंडेमोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है, और सर्पेटोलॉजी सर्पों का है। मैंने सर्पेटोलॉजी समझ के सोरोलॉजी को मार दिया था, इसलिए हमारा आंसर हो गया गलत। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य, अरे ये तो एकदम मेरा सही था, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण तो फ्लोएम करता है। ये जो जाइलम होता है, तो जाइलम तो जल का करता है, लेकिन हाँ दोस्तों जड़ों से ले जाता है ना, नीचे से ऊपर ले जाता है तो उसको जाइलम। ओह ये तो मेरा सही क्वेश्चन। दोस्तों आप अब अगली बार नहीं गलती होगा, आप भी नहीं गलती कीजिएगा। ध्यान दीजिए, पौधे में जल और भोजन का दो ही ऊतक हैं जो कार्य करते हैं। आपको मैं समझा दूँ, पौधे में जल, देखिए ध्यान दीजिए, एफ मतलब क्या होता है, फूड मतलब भोजन, और जे से जल, जे से जाइलम से जल। ध्यान दीजिए, आप ट्रिक याद रख लीजिए, फ्लोएम से फूड यानी भोजन, और जाइलम से जल, जल यानी जल होता है। जब आपको पता है पौधों में जो जल वाला काम है, यानी जल को जो नीचे से ऊपर ले जाएगा उसको जाइलम कहेंगे, और पौधों में जो भोजन ले जाएगा यानी फूड ले जाएगा ऊपर से नीचे, उसको फ्लोएम कहते हैं। ध्यान दीजिए, पौधों में जल वाला काम करेगा जाइलम से जल, फ्लोएम से फल या फ्रूट, जो भी कर लो। ये आपका ट्रिक होना चाहिए, लेकिन ये हमें इतना अच्छा से याद था, फिर भी हमसे गलत हो गया। हमने ध्यान नहीं दिया कि ये नीचे से ऊपर ले जा रहा है, तो जड़ से तो पानी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख ही लेते हैं, क्या देखें, हमने बता ही दिया पूरा। न्यूक्लियस से कौन सा कार्बन संयुक्त रूप नहीं है, तो देखो दोस्तों चाक हमने मारे, वो भी गलत है। कार्बन संयुक्त रूप नहीं है, हीरा तो कार्बन का ही होता है यार। डोलोमाइट, मार्बल, चाक, क्या देखा जाए, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा अगर गलत हुआ तो जाहिर बात हमें भी नहीं आता। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है एवं हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, अर्थात हीरा कार्बन का यौगिक ना होकर कार्बन की शुद्धतम रूप ही होता है। सही बात है, हीरा एकदम शुद्ध रूप होता है। हीरा के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ओह ये कैसे गलत हो गया, गलत होगा कि नहीं गलत होगा। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। गलत हुआ है तो देख लेते हैं क्यों गलत हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है कि H बराबर UT माइनस हाफ प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, ये वाला सूत्र न्यूटन के गति विषय मतलब ये दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण है, तो ये वाला सूत्र है। तो दोस्तों आप देख ही लेते हैं, यहाँ पे देख लो आप, जैसे भी लगा हुआ है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं, जितना अनअटेम्प्ट किया था साइंस का वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैथ या रीजनिंग कुछ करते हैं। अनअटेम्प्ट कहाँ है जनरल साइंस का, अनअटेम्प्ट ये है। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला क्वेश्चन क्या है, अनअटेम्प्ट जो हमने नहीं छुआ था, एक बंद विद्युत प्रतिबंध वोल्टेज एवं निर्दिष्ट धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। हमने नहीं छुआ था इसको। यहाँ पे वही चीज़ दिया है जो बताए हैं। यहाँ पे क्या है कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो एक मोल की संख्या क्या होती है, मोल की संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी मोल में 3 × 10 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल गुणित एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या दोस्तों हमेशा होता है 6.02 या 0.3 भी कहीं लिखा है, × 10 के घाते 23, 10 के घाते क्या आता है 23। तो मोल अणुओं की संख्या हमेशा मोल गुणित एवोगाड्रो की संख्या से निकाला जाता है। तो जिसमें दिया देखिए मोल 0.5 दिया था, कितना दिया था मोल यहाँ पे 0.5 दिया है, और एवोगाड्रो संख्या होती है, गुणा कर देंगे तो 3 × 0 3.01 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मानव शरीर में द्विशीर्ष मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं, तो बाह में पाई जाती हैं। ठीक है, हमने कहा शायद नहीं छुआ है इसको। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ नहीं जलता है। ये तो क्वेश्चन हम क्या बताएं, कंफ्यूजन ये था कि इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ न जलता है। तो हमको लग रहा था कि नहीं होना चाहिए, तो अगर न होता तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है तब, ताकि हमारा सफ़ेद हो जाता। इसमें न लिखा था, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया था। ये है क्वेश्चन। अब हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग है, तो रीजनिंग ही करेंगे। दोस्तों हम लोगों का
हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का क्या क्या हम लोगों ने हल कर लिया है। हम लोगों ने हल कर लिया जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया है, ये क्वेश्चन कर लिया है कि हम क्या करेंगे। अब हम किसका करेंगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जनरल इंटेलिजेंस का करेंगे, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन भी ठीक ठाक ज़्यादा नहीं हुआ है, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या दिया है, इंग्लिश, हाँ चलिए ये दिया है, ठीक है। तो हल करते हैं, हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, जॉन ने अपने दोस्त को, यानी जॉन कोई नाम है, जॉन मतलब कुछ और नाम समझिएगा। तो जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा, अपने दोस्त से कहा एक महिला के लिए अपने दोस्त से कह रहा है कि उसकी पत्नी मतलब जॉन की पत्नी है, मतलब उस जॉन की पत्नी ही, जॉन ये है, इसकी मान लो ये महिला है। तो जॉन अपने दोस्त से क्या कर रहा है कि उसकी पत्नी यानी जॉन की पत्नी ही, ठीक है, जान उसकी पत्नी के पिता, यानी उसके पत्नी का पिता कौन होगा, उसका ससुर होगा। पति की दूसरी बेटी क्या कौन होगी, इसकी पत्नी की बहन यानी इसकी साली। तो बेटी है तो दूसरी महिला जान की क्या है, तो हमने बता दिया, तो साली लगेगी, क्या लगेगी, साली लगेगी। तो यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन में ननद, साली या जेठानी जो भी, तो साली ऑप्शन नंबर सही था, तो आप साली लगा सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि ये पता नहीं क्या दिया पढ़ना, ये हमको नहीं देखना, हमको देखना होता है कि इससे जो ये संबंध रखता है, और वही मैं इसमें आंसर जो इससे संबंध ऑप्शन में रखेगा वही हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे करना है, इसमें देखिए 2 ठो ऐसे दिया है और नीचे बिंदु दिया है। तो 2 दिया था, फिर उसके बाद 3 इसमें आ गया, 3 आ गया है और बिंदु ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 है, 2 त्रिभुज की तरह बना, 2 पहाड़ बना है, बिंदु नीचे में 2 दिया है। तो अब इसको ऊपर 3 कर दिया, ऊपर बिंदु। अब इसमें क्या दिया है, 4 पहाड़ बना दिया, बिंदु नीचे बना दिया। तो इसमें आंसर क्या है, 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 पहाड़ ये भी है, 5 पहाड़ ये भी है। तो ये तो अक्सर दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीचे बिंदु था तो ऊपर हुआ, फिर नीचे है तो फिर ऊपर ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बी किस में है, दूसरा में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या किया था, 35 को हमने 5 से भाग दिया था तो आया था 7, यानी 35 को हम 5 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 125 को भी 5 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, देखिए 7 का 5 बार पहाड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं, 7 का 5 बार पहाड़ा 35 पढ़ो, तो किसका पहाड़ा 125 बार पढ़ोगे तो 25 का 125 बार पढ़ोगे, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे वही चीज़ दिया है, वही चीज़ मतलब कि जो इससे समानता वही इससे समानता होगी। ध्यान दीजिए, पहला वाला ब्रैकेट क्या दिया है, इसमें वर्ग तो सभी में बनाया गया है, हम उसको आपको साफ साफ दिखाते हैं। साफ साफ क्या है साफ साफ ध्यान दीजिएगा, साफ साफ क्या देखिएगा कि ये पहले वर्ग में क्या दिया है, वर्ग के अंदर पहले वृत्त दिया है, उसके अंदर त्रिभुज दिया है, ठीक है। वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया है, लेकिन इसमें क्या करा है, त्रिभुज के अंदर वृत्त को डाल दिया, यानी जो छोटा वाला था वो बाहर आ गया और बड़ा वाला था अंदर चला गया। वही चीज़ हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर वर्ग है तो अब वर्ग के अंदर त्रिभुज कर देंगे, तो वही चीज़ वर्ग के अंदर त्रिभुज हो गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या करता है कि निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करिए। विषम देखिए, वृत्त को 2 बराबर मतलब 12 स्पर्शिका की तरह प्रतिच्छेदी रेखा की तरह काट रहा है, यानी प्रक्षेप कहते हैं। यहाँ भी वृत्त को 2 रेखाओं में काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, लेकिन इसमें तो काट तो रहा है लेकिन ये अलग से डंडा बन गया, इसलिए हो गया क्या, गलत। विषम क्या हो जाएगा, यही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही सी वाला यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि पेन को, हाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संबंध बताया कि पेन जो संबंध रखता है इससे, वही चाकू किससे संबंध रखेगा। तो पेन क्या होता है, पेन से हम लोग लिखते हैं, तो चाकू से क्या करते हैं, किसी की हत्या तो करते नहीं है, चाकू से हम लोग क्या करते हैं, काटना। हत्या भी अगर चाकू से किया जाता है तो काटेंगे ही तभी होगा। तो पेन से दोस्तों क्या लिखते हैं, लिखना, और चाकू से क्या होता है, काटना। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काटना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि T15
क्या दिया है आपका, ये T15 R18 P21 N24। फिर अगला क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है कि देखिए देखिए पहले गिनती देखिए 15 से 18 का 3 जुड़ा, फिर 18 से 3 जुड़ा 21, फिर 21 से 3 जुड़ा 24 हो गया। तो ध्यान दीजिए, आपको 24 से 3 जोड़ो क्या हो जाएगा 27। तो देख लीजिए किसमें 27 है, 27 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो राइट आंसर तो यही हो जाने वाला। लेकिन एक बार और चेक कर लो। अब देखो अल्फ़ाबेट को चेक कर लो, अल्फ़ाबेट क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट है कि टी, फिर आर, फिर पी, फिर एन। टी से कितना पीछे है, टी से कितना पीछे है, 2 कम है। तो आर से पी क्या है, 2 कम है। पी से एन क्या है, 2 कम है। तो एन से 2 कम कर दो तो एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा था दो। दोस्तों ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि जब पूछ ले कि 1 जनवरी ही, ये भी 1 जनवरी रहे, ये भी 1 जनवरी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जितना साल का गैपिंग रहता है उससे हम, जैसे 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, अगर पूछ लेता 1 जनवरी 2019 को क्या था, अगर पूछ लेता तो सोमवार से 1 बढ़ा देते। लेकिन ये पीछे पूछा है, नहीं पीछे नहीं, बैक रिवर्स आना पड़ेगा। रिवर्स आने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाते जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए उसमें ये भी हम लोग देखेंगे, जितने लीप ईयर होंगे उतना 1 एक्स्ट्रा भी घटाएंगे। क्या करेंगे, 1 एक्स्ट्रा भी घटाएंगे। तो इसको दोस्तों हमने कैसे किया था क्वेश्चन को, तो 1 जनवरी 2018 को मंडे कर दिया, 1 जनवरी 2018 को सोमवार कर दिया। तो हमने एक एक करके घटाया। ध्यान दीजिए, देखो 1 जनवरी 2018 10 के बीच में कितना, 8 साल का है, क्या हो जाएगा 8 साल का है, 8 साल का अंतर है। 8 साल 8 तो ये अंतर हो गया। लेकिन अब देखिए लीप ईयर कितना आया होगा, 18 से पीछे आओगे तो एक बार 16 में आया होगा। ठीक है, फिर 4 साल बाद आता है, फिर एक बार 12 में आएगा, फिर किस में आएगा, फिर 10 में तो आएगा नहीं। तो 2 8 और 2 10, ये लगातार मतलब 2 ठो और हो गए, यानी हम सोमवार से 10 पीछे आएंगे। जब 2 सोमवार से 10 पीछे आओगे तो अब ये शुक्रवार होगा, सोमवार से सोमवार फिर सोमवार हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 और पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा संडे, और उसके बाद शनिवार 2 पीछे, उसके बाद शुक्रवार नंबर आ जाता है। ठीक है, ये आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग विधियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मल्लिका अपने कमरे में फ्रेम लगे हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। अपने मित्र यानी अपने मित्र का फोटो को साफ कर रही है, और उसने इस फोटो को फर्श पे रख दिया, और फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। यानी उसने जो भी किया, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा चतुर्थांश बनाते हैं तो ये होता है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट यानी पूरब, और ये होता है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो क्या किया, वो फोटो का फ्रेम जो है शीर्ष यानी वो सर था, किधर गया, पश्चिम। तो ये सर है, ये सर है, मान लीजिए ये ऐसा उसका दोस्त का फोटो है। अब पश्चिम की तरफ सर रख दी, और कहाँ से, और क्या कर रही है, सफाई करना प्रारंभ कहाँ करती है, दक्षिण पूर्व से। तो दक्षिण पूर्व कहाँ आता है दोस्तों, ये वाला कौन है, दक्षिण पूर्व होता है। तो यहाँ से फर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ से सफाई कर रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सफाई करते हुए वो सीधे विकर्ण से होते, विकर्ण मतलब क्या, सीधा से टेढ़ा वाला, क्या होता है टेढ़ा, उसमें सफाई करते हैं। तो अब पूछा आप किस दिशा सफाई कर रही है, सफाई का, तो ये नॉर्थ है, ये पश्चिम क्या है, वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि पोल का पहले नाम लेते हैं, या तो दक्षिण हो या तो उत्तर हो, तो उत्तर पश्चिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर आपका उत्तर पश्चिम राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन क्या होता है दोस्तों, सेल्डर, यानी कैप्टन क्या होता है, सोल्जर यानी सिपाही का जो मालिक होता है उस कैप्टन कहलाता है। तो एम्प्लॉयर किसका मालिक है, एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं उसका मालिक एम्प्लॉयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों घड़ी 10:45 AM पर एक घड़ी और घंटे वाली सुई के 10:45 सुबह 10:45 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में बने 2 कोणों में से छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे आप जाएंगे, अगर डालेंगे कि मतलब कि क्लॉक का चैप्टर, क्लॉक रीजनिंग बाय डियर विनोद सर, तो मात्र 5 या 6 मिनट का वीडियो है। तो उसमें जितने भी कोण बनते हैं 2 सुइयों के बीच में कैसे एंगल निकाला जाता है, मात्र ट्रिक से मैंने समझाया है। मात्र 2 सेकंड में या 3 सेकंड में हल कर लोगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसको देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हल करने के लिए जब 2 सुइयों के बीच में कोण निकाला जाता है तो सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है हमारा, क्या होता है 60H, क्या होता है सूत्र होता है 60H। 2 सुइयों के बीच में कोण निकालने के 60H, और ये डिफरेंस पे 11M बटे उसका 2 यानी आधा करते हैं। ये 60 क्या है, 60 है, H क्या है
आवर यानी जितना बज रहा है। फिर ये डिफरेंस यानी अंतर निकालते हैं 11 इंटू एम मतलब मिनट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या निकालते हैं 10:45 हो रहा है, तो सूत्र क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है सूत्र 60H डिफरेंट में 11m और पूरा का क्या कर देंगे बटे 2। तो यहाँ पे 60 है, h का मान कितना है दोस्तों 10 है, और डिफरेंट में 11 इंटू 45 मिनट हो रहा है, बटे में क्या कर देंगे 2। तो फिर 60 में क्या हो जाएगा दोस्तों 600, क्या हो जाएगा 600, और माइनस में 11 का 45 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और 5 44 5 49 यानी 495, ठीक है। 600 में 495 क्या करेंगे घटाएंगे, 600 में 495 घटाएंगे दोस्तों, 600 में 495 घटाएंगे, 495 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ बचा 5, 5 4 गया 105। तो 105 का आधा कर दो, 105 का आधा करो क्या हो जाएगा 52.5 डिग्री, 52 दूना 54, 52 दूना 104, और तो काटोगे तो 52.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर आपको दिया है 52.5 डिग्री। तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है 10 या 5 मिनट का है, उसको ज़रूर देखिएगा। 2 सुइयों के बीच में कोण कैसे निकाला जाता है बहुत ही आसानी से समझाया हुआ हूँ। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है दोस्तों, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसको देखिए क्या कर रहा है, पहले इस तरह के क्वेश्चन में पहले पूरी संख्या लिख दी जाती है, फिर उसमें दिया पी जैसे दिया है, फिर क्यू दिया, फिर आर एस दिया है, इसकी जगह क्या लिया है वही हम लोग क्या करते हैं रखते चले जाते हैं, वही हम लोग क्या करते हैं रखते चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें लिखा है, पहले हम लोग लिखते चले जाएँ। तो क्या लिखा है 48, क्या दिया है 48। फिर ध्यान दीजिए कि पी है, पी को क्या करें, पी का अर्थ है भाग, तो 48 और पी की जगह क्या कर देंगे भागा, भागे के बाद क्या है दोस्तों 8, क्या दिया है 8। फिर उसके बाद क्यू आ रहा है, तो अब क्यू को क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। फिर उसके बाद क्या करा 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद आर का अर्थ क्या है दोस्तों, आर का अर्थ यहाँ बताया, आर का अर्थ होता है गुणा, क्या होता है गुणा। फिर उसके बाद क्या है आर के बाद 9, क्या है 9। फिर क्या है एस, और एस का अर्थ दोस्तों यहाँ नीचे दिया है माइनस, एस का अर्थ माइनस है। फिर 31 है, क्या है 31। तो पहले भाग करते हैं बोर्ड पास नियम से, 12 8 से कटेंगे तो 8 छक्के 48 और फिर प्लस, उसके बाद गुणा करते हैं 9 छक्के 54 और फिर माइनस में 31 है। तो पहले अब 54 और 6 60 हो जाएगा, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 60 में से 31 घटाएंगे दोस्तों कौन नहीं बता पाएगा, 60 में से 31 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसको कैसे होगा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कैसे हुआ, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, फिर 4 3 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे 5 7 35, 35 में 3 जोड़ोगे 38, फिर 5 3 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, देखिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, कथन निष्कर्ष है कश्मीर, ये जो कथन कहता है वो मानना पड़ता है। तो कह रहा है कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, तो पृथ्वी का स्वर्ग है, जाहिर सी बात तो बहुत अच्छा ही होगा। तो आप कह सकते, तो निष्कर्ष क्या है कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, जाहिर बात है जब सबसे सुंदर स्थान है तभी तो स्वर्ग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या दिया है, दूसरा वाला निष्कर्ष दिया कश्मीर के लोग क्या होते हैं, कश्मीरी लोग क्या होते हैं, यहाँ दिया कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि कश्मीर के लोग सबसे अच्छे होते हैं, हाँ कश्मीर सबसे अच्छा है इसलिए कश्मीर को हम पृथ्वी का क्या कह रहे हैं स्वर्ग कह रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कश्मीर के लोग अच्छे ही होते होंगे। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष ज़्यादा सही लग रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी पहला केवल निष्कर्ष एक संगत है। ये भी संगत होता है लेकिन कह रहा है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो जरूर उसमें खराब भी लोग तो होते होंगे। कश्मीरी लोगों के लिए कथन नहीं कर रहा है, कश्मीर को कथन कर रहा है, इसलिए जो कथन कर रहा है वही सच हम लोग मानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करेगी, कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो इस आकृति को कौन सा पूरा करेगी। तो इसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक तो पहले ऐसे होगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको पता है, ऐसा तो बहुत दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी सभी दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए ये कोने पे नहीं लगा है, तो ये कोने पे लगा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी कोने पे लगा है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये और ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कोने पे लगना चाहिए, तो लेकिन ये यहाँ पे कोने पे नहीं लगा तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आप
क्या आंसर ये कोने में लगा इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो आपको समझ लेना है, बाकी आगे देखना है। अरे काफ़ी रीजनिंग में सही हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में किस आकृति में ये चित्र घुसाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चित्र तो लग रहा है, ये चित्र लग रहा है कि जैसे क्रॉस भी दिया लेकिन इसने पूरी लाइन दे दिया, ये गलत हो गया। ये देखिए ये पूरी लाइन ही नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, ये नहीं दी। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसमें दोनों में नहीं दी थी और इसमें भी ये वाली लाइन नहीं दी, ये वाली लाइन इसमें क्या ऐसे भी दिया, ऐसे भी दिया, ये भी दिया है। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा। बी किसमें, दूसरे में है। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में 329 का अर्थ है यू आर बैड, 419 का अर्थ है बैड इज गुड, और जो 195 का अर्थ है नथिंग इज बैड। तो इसमें हम लोग क्या दोस्तों लिखते हैं, यहाँ 329, यहाँ मान लो 329 लिख दिया, 329 को क्या लिखता है, यू आर गुड वगैरह। इसमें जगह कम है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हल करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या दिया है हम लिख के पहले समझाते हैं आपको। 329 का अर्थ क्या है, यू आर बैड, यू आर, देखो सॉरी, मान लो यू आर, ये बैड, यू आर, देखो यू आर बैड, यू आर बैड को क्या कर रहे हैं, सॉरी चलो ऐसे ही हल करते हैं, देते हैं यू आर बैड। तो देख क्या दिया है इसमें, यू आर बैड को 329, बैड इज बैड, गुड को 195, तो नथिंग इज बैड में गुड को पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तो यू और इसमें, तो पहले में यू आर बैड है और इसमें बैड इज गुड, तो इसमें भी बैड है इसमें भी बैड है, तो इसमें कामन कौन सा है पहले या दूसरे में, इसको काट लेते हैं। तो आपको पता है कि कामन 9 इसमें भी है और इसमें भी है 9, यानी जो बैड है, बैड को 9 कह सकते हैं क्योंकि बैड दोनों में कामन है, इसमें 9 कामन, तो 9 को काट लेते हैं। अभी देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आर दिया। अब तीसरे में देखिए, इसमें दूसरा और तीसरा से देखिए, नथिंग इज बैड, नथिंग इज बैड, बैड को हम 9 माने थे, तो देखो इसमें भी 9 है, तो इसमें क्या करते हैं 9 को काट लेते हैं। तो बचा क्या, 1 और 5 बचा। ठीक है, पूछा है गुड का, तो पूछा है गुड का, तो इसमें गुड बचा है, गुड के क्या हो जाएगा, गुड का गुड इसमें बचा है, तो यहाँ भी बचा है बैड, तो गुड के क्या हो जाएगा आपका 4 बच रहा है, क्योंकि सब कट ही जा रहा है कि नहीं। तो 1 और 9 पूरा कट जा रहा है, 1 यहाँ से कट जा रहा है और 9 यहाँ से कट जा रहा है, तो इसलिए 4 बचा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं फिर ये लिखते हैं। ध्यान दीजिए, करते करते पहले ये इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं, उसके बाद 329, फिर अंग्रेजी को 195। तो इधर को कौन पूछ रहा है, तो हम लोग इधर देखते हैं, जो अक्षर जो होता है कामन इधर होता है, मतलब जो अक्षर यहाँ मिल रहा है और संख्या, 2 अक्षर दोनों समीकरण में और दोनों संख्या मिलती है, उसको हम काटते जाते हैं, बाद में जो बचता है गुड का वही हम जो भी पूछे वही हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है दिए गए विकल्प में विषम कौन सा है। देखो शटर एक दरवाजा है, डोर एक दरवाजा, विंडो, तो ये भी सब घर में ही लगते हैं, लेकिन सेल्फ क्या होता है, तो गाड़ी मोटर में सेल्फ चालू करने के लिए होता है। अभी तक था, इसमें तक था, कह रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने कहा मैं 5 साल से, कथन इसका पूर्व धाराएं हैं, सोचने वाली बात होती है। एक्स ने वाई से कहा कि मैं 5 साल से कम आय के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। यानी अगर वो सक्षम होगा तभी तो शोध करना चाह रहा है। पूर्व धाराएं क्या कर रहा है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान की धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध करने के माध्यम से जाना जा सकता। सही बात है, 5 साल के छोटे जो उम्र हैं उनमें अगर धूम्रपान की धुआं की वजह से जो भी रोग हो रहा है तो उसको हम शोध से ही मानेंगे, भाई छोटे बच्चे होते हैं। तो अब दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है इस तरह शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है, तो जाहिर सी बात है योग्यता होगी तभी एक्स वाई से कहा है। तो ये सर्च भी करना है और दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों निहित है इसमें। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रहा है कि कुछ शेर बाघ हैं, यानी ये शेर जो होता है, कुछ शेर क्या होता है, बाघ हैं, क्या है, बाघ हैं। अब फिर क्या है, कुछ बाघ गधे हैं, यानी कुछ बाघ गधे हैं, यानी ऐसे भी एक गधे का बन जाएगा, लेकिन इसके लिए तो मना नहीं किया है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए एक चित्र, ऐसे ये शेर का बन जाएगा लायन, फिर ये बाघ का बन जाएगा बी, और गधे ऐसे भी हम बना सकते हैं, जिसका दो चित्र बना है तो दोनों बना लेना है। ठीक है, तो जब भी 50% भी अगर गलत होगा तो आपका राइट आंसर गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ शेर गधे हैं,
कुछ शेर गधे हैं। तो कुछ शेर गधे इस चित्र से तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस चित्र से हो रहा है, तो एक में सही एक में गलत, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। सभी बाघ गधे हैं, क्या है, सभी बाघ गधे हैं। तो सभी बाघ गधे हैं, तो यहाँ पे तो कहा है कुछ ही बाघ गधे हैं, तो कुछ ही बाघ गधे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों अंतर्निहित क्या है, न तो एक न तो दो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख ने कहा कि जल जो संकट है अगले 2 वर्षों में महसूस कर लोगे। तो इसका मतलब क्या कि जल स्तर नीचे जा रहा है, सही बात है, जल स्तर नीचे जा रहा है, तो आने वाले समय में उसका पता चल ही जाएगा। फिर दूसरा क्या कर रहा है, जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी जल की कमी हो रही, नीचे हो रही थी, इसलिए जल को बचाना चाहिए। इसलिए इसमें क्या है, दोनों ही अभिकथन क्या है, अंतर्निहित है, यानी दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसा है, इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आगे देखते हैं, जो रीजनिंग में गलत क्वेश्चन हुए उसको हम लोग कर लेते हैं। गलत वाले क्वेश्चन क्या है, गलत क्वेश्चन शायद कम ही है, तो 4-5 है, तो उसको कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या करने के लिए हमसे गलती हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐसे लिख लो, 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 4 लिख लो, फिर 5 लिख लो, 6, 7, 8 लिख लेते हैं। फिर सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जब जोड़ेंगे तो हमारा 17 त्रिभुज आएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है कि PQRS में से किसका वजन सबसे कम है। पूछ रहा है किसका वजन सबसे कम है। ठीक है, कह रहा है कि R का वजन P से कम है, यानी R का वजन जो है ना, R का वजन, ये जो R का वजन है किससे कम है, P से कम है। अब दूसरे में अगर R का वजन Q और S से कम है, तो यानी R का वजन Q और S से कम है, तो जाहिर सी बात है Q और S या तो यहाँ हो जाएंगे या तो यहाँ भी हो जाएंगे। तो ऐसे दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ करोगे तो यहाँ के लिए तो मना किया नहीं है, तो इसमें हमारा गलत हुआ है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं, दोनों ही सही रहे। ये हमें समझ में नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लगा पाया, तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो हम गलत, सोलर सूर्य संबंधित, सोलर जो होता है सूर्य संबंधित है, तो वह ल्यूनर किससे संबंधित होता है, ल्यूनाटिक से, तो गलत हो गया। ल्यूनर क्या होता है, मून यानी चंद्रमा से होता है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये तो बड़ा खतरनाक सवाल तो नहीं था, लेकिन गलत हुआ। मालवाहक गाड़ी 1, ट्रक 1, वैन 1। तो वैन क्या होता है, छोटी गाड़ियों कहा जाता है। तो मैंने सोच लिया वैन सबको कहा जाता है, और मालगाड़ी क्या होती है, सभी गाड़ियों में मालगाड़ी आ जाएंगी, और मालगाड़ी के अंदर ही ट्रक आता है, तो इसलिए ये सही हमने लगा दिया था। लेकिन ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, ये वाला। ठीक है, उसको आप देख लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये सब क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तब क्या, सभी गुलाबी फूल हैं, ये जो सभी गुलाबी जो है ना, वो सभी गुलाबी क्या है, फूल हैं। और फिर क्या आ रहा है कि सभी फूल सुगंधित है। सभी फूल क्या हैं, ये सभी फूल के लिए क्या है, सुगंधित है, यानी सुगंधित है। अब निष्कर्ष है कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल गुलाबी, हाँ कुछ फूल जो हैं गुलाबी हैं, ये तो सही है। लेकिन कुछ सुगंधित फूल हैं, कुछ सुगंधित फूल भी हैं, यार दोनों सही था, सभी पालन करते हैं, तब हमने क्यों गलत कर दिया था। वो सब गलती हो जाता है, ऐसे ही चित्र बना लिए थे कायदे से, लेकिन गलत हो गया। आगे देखते हैं, ऐसे भी ये भी गलत हुआ है, इसको भी आप चित्र दर्पण में देखेंगे तो क्या आपका बी वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बस यही 2-3 ही गलत हुआ था, ज़्यादा गलत नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अब मैथ का क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैथ का क्वेश्चन करते हैं। मैथ में दोस्तों हमारा लगभग शायद 21 सही है, एक अनअटेम्प्ट किया हूँ, 2 ही गलत या 3 गलत हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। वैसे मैथ ठीक ठाक हुआ है। कह रहा है कि दोस्तों किसी कोण का पूरक कोण उसका 4 गुना है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। ये मैं सही वाला क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, उसके बाद मैं गलत वाला क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन किसी कोण का पूरक कोण उसका 4 गुना है, तो वह कोण क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण हमेशा याद रखिए, 2 कोणों का योग, मान लो x + y, 2 कोणों का योग हमेशा 90 अंश के बराबर होता है, इसको पूरक बोलते हैं। और 2 कोणों का योग जब x + y के मान, जब 2 कोणों का योग 180 हो जाता है, तो उसको समपूरक बोलते हैं। समपूरक कोण, समपूरक बड़ा वाला नाम तो बड़ा अंश, ठीक है। पूरक या कोटि पूरक दोनों कहते हैं। 2 कोणों का योग
90 होता है तो कोटि पूरक या पूरक कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, किसी कोण का पूरक कर रहा है यानी 90 अंश के लिए। किसी मान लो एक पूरक कोण x है, ठीक है, तो एक किसी कोण का पूरक कोण उसका 4 गुना है, यानी ये जो पूरक कोण है ना, ये दूसरे वाले कोण का क्या है, ये 4 गुना है। क्या है, ये पहले वाले कोण का ये जो है ना, ये दूसरे वाले का 4 गुना है, ठीक है। तो एक अगर कोण x है तो एक 4x है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होता है, दोनों का कोण क्या होता है 90। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे 4x 5 1x, तो 5x का मान क्या हो जाएगा, 5x का मान हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90। तो हमें x का मान चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा 90 बटे क्या हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो 18, यानी एक x का मान क्या हो गया 18। तो वही तो पूछ रहा है कि वह कोण क्या है, वह कोण यानी x, तो x क्या हो गया आपका 18 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों एक नहीं होती है, 0 भी नहीं होती है, 51 तो 3 से कट जाएगा, 17 से भी कट रहा है, अभाज्य संख्या 53 है। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो दूसरे से भी कटती हैं उसको भाज्य संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा 2 अंकों का अभाज्य संख्या क्या होता है बताओ, 97 होता है। ऐसे ही आप कर लेना। अब ये भी कर लेना, क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती हैं, तो उसको आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये काम समय का क्षमता वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ए और यहाँ पे मान लीजिए बी, तो ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, यानी अगर बी 1 दिन में काम करता होगा तो ए क्या करता है 2 दिन, 20 से दुगुनी है कार्य, ये दिन नहीं है, क्षमता है। अगर बी का क्षमता 1 खंभा गाड़ने का है तो ए का क्षमता 2 खंभा गाड़ने का है। ध्यान दीजिए, तो यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्व सिर्फ करा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। अगर ये सीखना है तो मेरे मेन चैनल पे जाके आप लोग इसमें बढ़िया वीडियो डाले हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब क्षमता दिया रहे और दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो क्या दोनों मिल के तो 3 काम कर रहे हैं, दोनों मिल के 3 काम कर रहे हैं, कितने दिनों में 24 दिनों में कर रहे हैं। अब पूछ रहा है ए अकेला कितना काम कर रहा था, ए अकेला यानी ए की क्षमता से हम लोग भाग दे देते हैं, तो 2 बरहिम 24 और 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36 दिन। इसका आपका राइट आंसर तो 36 दिन हो ही जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इसमें ये देता कि ए किसी कार्य, अगर ऐसा दे दिया है, अगर सिर्फ मान लीजिए अगर इसमें दे देता ए और बी, ए दुगुना कर रहा है ए से, अगर मान लो कहता ए अकेला या ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, तो ए की क्षमता से ही सिर्फ 24 में गुणा करते हैं, जिससे अब जिसका पूछता है उससे भाग देते हैं। लेकिन इसमें पूछा कि दोनों मिल के कर रहे हैं, इससे दोनों की क्षमता जोड़ के 24 में गुणा किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब विक्रेता 12.5% की हानि पर 420 रुपये में किताब बेचता है, तो उसे किताब कितने रुपए में बेचे कि 12.5% लाभ हो। ध्यान दीजिए, 12.5% हानि पर 420 में बेचता है। ध्यान दीजिए, तो देखो 420 में बेचा है ना, तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, सबसे पहले क्रय मूल्य चाहिए। तो ये हमारा विक्रय मूल्य 420, ये 420 कब आया होगा दोस्तों, 12.5% हानि है। अब 12.5% इसका हानि पूर्ति कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, 12.5% जो हानि हुआ है ना, उसको हम नीचे रखेंगे, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 87.5, क्या आ जाएगा 87.5। अब ये तो हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 12.5% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी अब क्रय मूल्य हो गया। अब 12.5% लाभ दिवा दो, यानी 112%, 112% बटे में क्या हो जाएगा 100। ध्यान दीजिए, दशमलव से यहाँ दशमलव खत्म हो गया, इस 100 से ये कट गया, ठीक है। अब इसको 25 से काटिए, 25 यहाँ 75 बचा 12, यहाँ हो गया 125, 25 पंचे 125 और इसको काटे 25 चौका 100, फिर 12 बचा, 125 में 12 25 पंचे 100 यानी 45 और 35 या 5 9, हाँ 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 9 45। दोस्तों यहाँ पे 9 है, ध्यान दीजिए गच पिच हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ 9 है, यहाँ पे 7 है। अब 7 से देखिए काटिए 42, 7 6 के 42 और 1 0 ये है 60 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या था 9 था, क्या था 9 था, तो 9 छक्के 54, सॉरी 9 छक्के कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 और 1 0 ये था, यानी उसका क्रय मूल्य क्या बना, यानी 540 रुपये में बेचेगा तो उसको 12.5% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 540। इसको आप कॉपी पेन पे बढ़िया से पॉज करके लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है।
आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि मोहन की मासिक आय, देखिए यहाँ पे मोहन है, मोहन की मासिक आय यदि मोहन की मासिक आय राम से 50% अधिक है, राम से मोहन की मासिक आय राम से 50% अधिक है। अरे यदि मोहन की आय राम की आय से 50% कम है, यानी राम अगर 100 होगा तो ये अधिक है तो ये 150 होगा। ये देखिए रेशियो होते हैं, इसको कर लेते हैं 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, यानी मोहन 3 है कमा रहा है तो रोहन 2 कमा रहा है। तो पूछा राम की आय मोहन से कितना कम है, ध्यान दीजिए राम की आय मोहन से कितना कम है दोस्तों, कितना परसेंट अगर पूछा है तो बताइए राम मोहन से कितना कम का 1 कमा रहा है, कितना कमा रहा है 1 कम कमा रहा है, कितने से 3 से 1 कमा रहा है, यानी राम का मोहन से कम अगर पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए इसका डिफरेंट, यानी ये 2 कमा रहा है ये 3 कमा रहा है तो इससे कितना कम कमा रहा है 1 कमा रहा है, 1 कमा रहा है, बताओ कितने से कम कर रहा है 3 से कमा रहा है तो इंटू में 100%। जब 133 से 3 से 100 को काटोगे 33 सही 1/3 आएगा या 33.333, यही वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगले वाले क्वेश्चन, एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, ध्यान दो उसको छोड़ दो, एवं प्रत्येक बाह्य कोण 40 अंश है। ध्यान दीजिए सर दोस्तों, बहुभुज में अगर बाह्य कोण दे दिया तो हम भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। कैसे, भुजाओं की संख्या n बराबर होता है जितना 360 पूरा कोण होता है ना, 360 में हम क्या करते हैं बाह्य कोण से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकाल देते हैं। 1 0 से 1 0 4 9 36, यानी n का मान क्या है 9, यानी ये 9 भुज है। क्या है जो कह रहा है कि समबाहुभुज है तो ये 9 भुजाओं वाला क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग होता है तो 9 भुजा और 6 है तो 9 6 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि ABC बराबर 5 6 7, तो AB अनुपाते BC अनुपाते CA अनुपाते करते हैं तो क्या करेंगे इसमें, तो बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत सरल। क्या करा AB, A का मान क्या है 5, A का मान 5, B का मान क्या है 6 अनुपाते, फिर क्या है B का मान 6 है, C का मान क्या है आपका 7, फिर अनुपाते, फिर क्या आ रहा है C का मान क्या है दोस्तों, C का मान 7 है और A का मान क्या है आपका 5 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसका लॉस नीचे वाले का लॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 7 42 5 210, यानी 210 लॉस आएगा। क्या हो जाएगा 210, जब लॉस आएगा ना दोस्तों तो क्या करेंगे इससे भाग देंगे, ये जितने बार में कटेगा, ये कितने बार में कट रहा है, कितने बार में कट रहा है बताओ, 6 3 18 बच्चा 3 और 56 जितने 35 और 35 का 5 में गुणा कर देंगे तो 175 आएगा। फिर अब देखो 7 से काटेंगे, 7 3 के 30 आएगा और 30 का गुणा 6 में करेंगे 6 3 18 180 आ जाएगा। अरे चिल्लात का है रे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 210 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 42 है, 42 का 7 गुणा करेंगे तो अब 294 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 175 185 294 आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, x/2 बराबर y/3 बराबर z/4 तो x प्लस y प्लस z/x का मान क्या होगा। जब बराबर में दिया है तो x का मान वही 2 ही हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, z का मान वही हो जाएगा 5। तो सर x प्लस y प्लस z का मान रख दो, x क्या है 2 प्लस y क्या है 3, z क्या है 5 और बटे x का x मान 2, तो 5 3 8 10/2 मतलब 5 आंसर आ जाएगा। तो बहुत सरल सवाल था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 60% लड़के हैं दोस्तों, 60% क्या दिया है 60% बराबर क्या है बॉय दिया है, तो जाहिर सी बात है 40% क्या हो जाएंगी गर्ल हो जाएंगी, गर्ल में पढ़े और बाकी लड़कियां। यदि परीक्षा में 20% लड़के फेल हो गए और 65% लड़कियां पास हो गई तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिए लड़के 60 हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ लड़के 60 हैं तो यदि परीक्षा में 20% लड़के फेल हुए हैं, क्या हुए फेल, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या किसका उत्तीर्ण होने वालों की पूछ रहा है। जब यहाँ पे 60 का 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे 80, 60 का 80% पास हुए होंगे। पास हमें निकालना है 60 × 80/100। और लड़कियों में क्या है लड़कियाँ तो सिर्फ 40 हैं, ठीक है 40 में क्या आ रहे हैं 65% लड़कियाँ पास हो रही हैं, इसका तो 65 पास दिया तो पास का ही हमको निकालना ही है। तो कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या है 1 0 2 0 1 0 2 0 के 6 यहाँ पे तो 48 आ गया, क्या आ गया 48 और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा
यहाँ पे 20 काटिए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 और 5 से कटेंगे 13 और 13 का 2 में करेंगे 13 दूना 26। तो 48 से 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 4 2 6 1 7 यानी 74 आ गया। दोस्तों साफ साफ बताते हैं आपको, तो यानी पास होने वाले 74 होंगे। कितने कितने 74 कितने में से 100 में से, तो उत्तीर्ण कितने में 74% आपका राइट आंसर नीचे वाला ऑप्शन नंबर चौथा है आपका, ठीक है ये वाला है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 720 है, तो वह धनराशि क्या होगी। ध्यान दीजिए 5 वर्ष और 6 वर्ष में का अंतर क्या है, यानी एक वर्ष में 720 मिल रहा है। कितना मिला है, एक वर्ष में 720 SI मिल रहा है क्या, यानी साधारण ब्याज। तो हमें क्या निकालना है, हमें धनराशि निकालना है। तो धनराशि का सूत्र क्या होता है, धनराशि का सूत्र हम लोग यानी P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर होता है आपका SI साधारण ब्याज इंटू 100 और बट्टे में अब क्या दिया T और उसके बाद बचा क्या दर। दोस्तों ये भी हम बढ़िया से एकदम क्वेश्चन उसमें बताएं अपने वीडियो में, वहाँ समझ लीजिएगा। इसका मात्र एक ही फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। उसी से 75 करके हमने सीधा P का मान निकाल, जब P यहाँ जाएगा तो SI यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम लोग क्या है करने वाले हैं, यही क्वेश्चन कर रहे हैं क्या। तो क्या है P का मान क्या निकाले थे, SI यानी साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे में दर इंटू में समय, ठीक है। तो ध्यान दीजिए P क्या आ जाएगा, SI कितना एक वर्ष के अंदर 720 है, क्या है 720 गुणित यहाँ पे 100 हो जाएगा। और R बताओ दोस्तों कितना 8% है, तो यहाँ और समय क्या है एक ही वर्ष लेंगे। तो क्या करेंगे, काट देंगे 8 निम्मा 72 यानी 90 हो गया यहाँ पे, और 100 90 का 100 में गुणा करेंगे 9000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 9000 आ जाएगा आंसर आपका। ये वाला क्वेश्चन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 आदमी तथा 3 औरतें और एक दिन, यदि 7 आदमी, हाँ दोस्तों कह रहा है कि यदि 7 आदमी, तो इसमें हम लिखते हैं 7 क्या दिया है 7 आदमी, तो 7 आदमी यानी मैन तथा 3 औरत यानी 3 फीमेल मिल के एक आदमी तथा एक औरत से 4 गुना काम करते हैं, यानी एक आदमी यानी 1 M प्लस 1 F से 4 गुना काम करें, यानी इंटू 4 कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 M प्लस 3 F, ये दोनों इतना मिल के ना करें 4 गुना, ऐसा करें एक औरत एक आदमी का, तो क्या आया था यहाँ पे 3 M आया था बराबर 1 F आया था, 1 F आया था। तो क्या पूछा है, आदमी और औरत का अनुपात। आदमी क्या होता है मेन की तरफ, मैन यानी मैन के सामने वाला 1 अनुपात फीमेल के सामने वाला 3, तो 1:3 आ जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हल हम लोग करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है 49 के घाते 3/2 प्लस 49 के घाते माइनस 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। 49 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 49 को हम क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर लिखते हैं। 7 का स्क्वायर पूरे के घाते क्या है 3/2 है। तो देखिए अब घात से ये कर दे, 7 2 से 2 करे, 7 के घात क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा, 343। उसके बाद क्या है प्लस, अब वही चीज़ 7 के घाते माइनस 3/2, यानी यहाँ पे 7 के घाते माइनस में क्या बनेगा 3, माइनस में 3 होने का मतलब, माइनस में 3 होने का मतलब क्या होता है कि 1/7 के घाते 3, तो 1/7 के घाते 3 में क्या हो जाएगा, उसका मतलब भी 343 हो जाएगा, यानी 343, ठीक है, और सॉरी 343। तो 343, अब इसको क्या 343 प्लस 1/343, 343 का 343 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 11,789 यहाँ है, तो यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, तो 343 इंटू क्या दिया था 343 और प्लस में 1/343, ठीक है। 343 का 343 में गुणा होगा, फिर प्लस फिर 1 होगा बटे उतना, तो 343 का 343 में गुणा करोगे तो आप आ जाएगा 11,7,6,5,9 आएगा, 4 9 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा बटे 343। तो ऑप्शन नंबर यही आपका राइट। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री दिया है। cos थीटा बराबर 11/60। cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से लिख सकते हो। देखो हिंदुस्तान देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा
और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, बी मतलब बेस यानी आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर फिर से लंब हो गया, एच मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये भी कर्ण, ये भी आधार हो गया। तो कास थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कास थीटा ये दूसरे के लिए होता है, ये साइन थीटा, ये कास थीटा, ये टेन थीटा के लिए। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो कास थीटा बराबर क्या दिया, 11 बटे क्या दिया है 61, 11 बटे 61 दिया है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 11 यानी कर्ण है 61। चलो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे, इसमें मान लो ऐसे लगता है। तो कर्ण क्या दिया है दोस्तों, कर्ण दिया है आपका 61 और आधार की दिया है 11। हमें लंब का मान चाहिए, तो लंब क्या होता है, तो यही तो है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण क्या दिया 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, एल तो लंब दिया नहीं और प्लस में आधार दिया है 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 61 का स्क्वायर होगा कितना होगा बताइए, 61 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान दीजिए। एक पहले 6 का स्क्वायर निकालें, 6 का 36, फिर 1 का 01, फिर 6 का 6 दूना 12 यानी 12 जोड़ देंगे, ठीक से हम निकालें 1 और ये 2, 6 1 7 और 3 यानी 37 21 आएगा। क्या है 37 21 और उधर 121 है। तो ठीक है, यहाँ पे फिर साफ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा क्या 37 21 बराबर एल स्क्वायर प्लस में 121। अब 121 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना 121, 21 में से 21 गया 0, 37 में से 1 गया तो यानी 3600 आ जाएगा किसका एल स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 36 तो लंब कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 और डबल 0 का वर्गमूल ये हो गया, यानी लंब का मान क्या आ गया 60 हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा है आपका tan, क्या पूछा है tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या निकाल के अभी आए हो 60 और आधार आपको दिया ही था 11, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 बटे आधार, राइट आंसर। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है साझेदारी का। दो साझेदारी ए और बी क्रमशः इतना इतना अनुपात में लगाते हैं और इसके अंत में इतना लाभ होता है, तो बी का लाभ क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा ए और बी, क्या होगा ए और बी। ए कितना लगाता है 8,000 रुपया, तो देखिए 3,000 और 3,000 इसमें कट जाएगा, तो 8 और 12 का अनुपात बनेगा, तो 4 से फिर करें 4 दूना 8 और 4 3 12 और 2 और 3 के अनुपात में ये लोग धन लगा रहे हैं। ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है 560 का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो बी का लाभ चाहिए, क्या चाहिए बी का लाभ। तो ध्यान दीजिए बी का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 रेशियो बराबर चाहिए, कितना चाहिए 3 रेशियो का मान चाहिए। तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, बी का लाभ बराबर पूरा 560 में पूरे कितना लगा रहे हैं 5, कितना लगा रहे हैं 5 और 3 रेशियो का चाहिए, तो बगल में 3 का गुणा कर देंगे, तो 5 से काटें 5 1 का 5, 5 1 का 5 बचा 2, 5 दूना 10 यानी 112 गुणित यहाँ पे क्या बचा था 3, तो 112 3 या 336 ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया है माध्यिका निकालने के लिए। तो इसमें क्या कहे आप लोग को लगाना है, तो या तो आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखोगे, तो दोनों तरफ से काटेंगे, जब बीच में 2 अंक बचेगा दोनों को जोड़ के आधा का 57 जाए, हमने हल किया था 57 बचा था, दोनों काटेंगे 114 फिर 57 आ जाएगा, तो आंसर 57 आ जाए, आप कर लेना। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ क्या करा, एक किताब का अंकित मूल्य 740 है, एक पुस्तक विक्रेता से 30% छूट देता है, तो बिक्री मूल्य कितना है। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया था, यानी 740 अंकित मूल्य है, तो एक विक्रेता यानी दुकानदार 30% का बट्टा देता है, यानी 70% में बेच देता है उसके, तो जितना बेचेगा वही तो एसपी हो या बिक्री मूल्य। 00 करिए 7 से गुणा 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 7 7 49 49 2 51 518 रुपया। तो 518 इसमें कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 518 आंसर आने वाला है। ठीक है। इतना हमारा सही था दोस्तों। अब गलत वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गलत भी कुछ क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा नहीं है 2-4। तो ये देखिए शायद एक ही गलत हुआ है। एक गलत क्या हुआ, एक व्यक्ति की चाल 20 मीटर, ये हमसे शायद क्या हुआ था, हमारा 15 घंटा आ रहा था सर, 15 आंसर आ रहा था, तो पता नहीं कैसे गलती हुई। यहाँ पे देख लेते हैं 2xy, तो बदल में कुछ बहुत ही सिंपल सवाल है, गलती से ऑप्शन कुछ लग ही गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनअटेम्प्ट में क्या है, अनअटेम्प्ट कितना है, एक गेंदबाज, औसत वाला चैप्टर है, 200 पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक गेंदबाज 24 छदों के औसत से 100 विकेट रन लेता है, अगले 5, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसलिए हम इसको नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। 24 बार से इंटू 150 ऐसे काट लेंगे अपना, ये हो जाएगा। ठीक है।
आगे क्या दिया है ये भी हमको समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा परेशानी हो गया, इसलिए लग नहीं पाया। ये भी नहीं लग पाया। ये 3-4 सवाल हैं, तो इसमें तो बड़ा खतरनाक सवाल दे रहा था। ठीक है, तो ये पूरा सवाल हो गया हम लोगों का। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा, तो 3-4 था, इसे पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर